गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका छठा पाठ चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता दिया था। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार थे, ताप वियोजन, प्रकाश वियोजन व विद्युत वियोजन। उसके बाद में विस्थापन व द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो गई थी। उसके बाद में मंद और तीव्र अभिक्रिया चल रही थी, जिसमें हमने मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था कि मंद अभिक्रिया किसे कहती है। ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में काफ़ी समय लगता है, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ वर्ष तक लग जाती है, ऐसी अभिक्रिया मंद अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण लोहे पर जंग लगना, ये एक समीकरण आपको ये बताई थी, जिसमें 4Fe + 3O2 + 6H2O, फिर तीर का निशान, फिर Fe2O3.2Fe2O3.3H2O, जिसे हम जंग कहते हैं। इसके बाद में एक समीकरण आपको बताई थी पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 2KCl + 3O2, और एक समीकरण आपको फिर बताई थी मैंने कि एसिटिक अम्ल और जो एथेनॉल है CH3COOH + C2H5OH, तो उससे बनता है एस्टर CH3COOC2H5 + H2O। ये मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। आज हम पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रियाएं। अब तीव्र अभिक्रियाएं किसे कहा जाता है? वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, यानी अभिकारकों को मिलाने पर जो अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से, तेज गति से संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये अभिक्रियाएं हैं, ये कुछ सेकंड के अंदर या सेकंड का भी एक कुछ भाग है उसमें संपन्न हो जाती है। अत्यंत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम पहले उदाहरण एक देखते हैं, NaOH + HCl। NaOH + HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। इससे बनेगा NaCl + H2O। NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है? एक लवण है, सोडियम क्लोराइड NaCl + H2O। और ये अभिक्रिया होती है 10⁻⁻10 सेकेंड में, जिसको हम कोष्ठक में लिख देते हैं 10⁻⁻10 सेकेंड में, यानी अत्यंत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर लवण बनेगा, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और जल बनेगा। और ये कितने समय में अभिक्रिया हो रही है, ये टाइम है, ये कोष्ठक में लिख दिया जाता है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है AgNO3 + HCl, AgCl + HNO3। ये अभिक्रिया भी तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये आपको पहले भी बता दी गई थी, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। द्वितीय विस्थापन जिसमें दो अभिकारकों के जो परमाणु या अणु है या समूह है, इनमें परस्पर विनिमय होता है, जिससे नए यौगिक बनते हैं। तो यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है और तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण भी है। यहाँ पर यह बनता है, यह है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, AgCl सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड का बनता है श्वेत अवक्षेप बनता है, + HNO3, जिसका नाम लिखा हुआ है पिछले वीडियो में नाइट्रिक अम्ल। तो जिनका नाम पिछले वीडियो में आ गया है उनका नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये एक तीव्र अभिक्रिया है। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया HCl से कराती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराती है, तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है और नाइट्रिक अम्ल बनता है। तीसरी अभिक्रिया है पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, पौधों में प्रकाश
संश्लेषण, ये भी एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो हरितलावक है ये पादपों की पत्तियों में उपस्थित होता है और सूर्य का प्रकाश, इसके अलावा जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं ये क्रिया करके और ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। जल है और ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 6H2O प्लस 6CO2, इससे बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मुक्त हो रही है और इसके कितने परमाणु, ये ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। तो ये है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों क्रिया करेंगे और ये खाद्य पदार्थ बनता है जिसको हम पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पदार्थ ग्लूकोज और ये ये ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे CO2 का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो समीकरण के अंदर सीधी समीकरण है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का सूत्र याद रखना और ऑक्सीजन, और इन सभी के पहले आप ये लगा देना 6, और इसमें आप यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ इसका फॉर्मूला ध्यान रखना C6H12O6। तो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये भी एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो तीव्र अभिक्रिया की ये 3 समीकरण है, ध्यान रखना, 3 उदाहरण है। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा को अवशोषित करना अभिक्रिया के दौरान, और ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद के साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बनता है तो उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसकी एक समीकरण है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये क्रिया करके और अमोनिया का निर्माण करती है N2 + 3H2, और जो उत्पाद बनता है वो बनता है 2NH3 प्लस ऊष्मा, और ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है 10.5 किलो कैलोरी। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है N2 + 3H2 2NH3 प्लस 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। यहाँ पर उत्पाद के साथ में ऊष्मा लिख रहे हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें। और दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान
ऊष्मा अवशोषित की जाती है। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहलाती है, यानी जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जैसे N2 प्लस 3H2, ये N2 प्लस O2, तीर का निशान 2NO, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस चिन्ह और आगे ऊष्मा लिख देंगे। ऊष्मा का मान कितना है? 21.6 किलो कैलोरी, ये ऊष्मा। तो इसमें ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं किलो कैलोरी। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है। ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया में माइनस ऊष्मा लिखा जाता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, ये ऊष्मा है। यहाँ माइनस चिन्ह किस प्रकार से आया है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभिक्रिया के दौरान, यानी जब अभिक्रिया होती है N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा ली जा रही है और फिर बन रहा है 2NO। जब इस प्लस का जो ऊष्मा है इसको उधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऊष्मा। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। मंद और तीव्र अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा क्षेपीय और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया हो गई। उसके बाद में है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किससे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः क्रियाकारक बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से उत्पाद बनता है एवं उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित होता है, ऐसे अभिक्रियाओं को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। यानी ये अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं अग्र व प्रतीप दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। और इसके लिए जो संकेत है वो होता है इस प्रकार का। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में इस प्रकार का ये संकेत होता है। इसका उदाहरण है, जैसे एक तो है अमोनिया का निर्माण N2 प्लस 3H2 2NH3 प्लस ऊष्मा वाला। तो इसमें आपको लिखना है N2 प्लस 3H2 और इसका जो संकेत है ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2NH3। यहाँ आपको प्लस ऊष्मा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। प्लस ऊष्मा आपको लिखना है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाता है और अमोनिया है उन्हीं परिस्थितियों में वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाता है। इसको लिखेंगे अग्र और इसको लिखेंगे प्रतीप। अग्र का मतलब
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं। प्रतीप का मतलब अमोनिया वापस पुनः उन्हीं परिस्थितियों में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। तो ये उदाहरण हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। इसी प्रकार से और उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड। तो ये NH4 अमोनियम में और ये क्लोरीन इसमें परिवर्तित होता है। ये अगर और ये प्रतीप, यानी अमोनियम क्लोराइड अमोनियम और क्लोरीन में विभक्त हो गया और उन्हीं परिस्थितियों में अमोनियम और क्लोरीन है ये वापस अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है H2O प्लस H2CO3। H2O प्लस H2CO3, तो ये बनेगा H3O प्लस HCO3। ये H इसमें जुड़ गया और ये H3O जो यहाँ लिख दिया गया, यहाँ पर एक H बचा है HCO3, ये यहाँ लिख दिया गया है। ये हो गई अगर और ये हो गई प्रतीप। तो जल है और कार्बनिक अम्ल है ये मिल करके, और ये जली है जिसमें हाइड्रोजन और जुड़ गया है H3O, और ये HCO3 कार्बनिक अम्ल। ये उदाहरण है उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, और ये अभिक्रिया सदैव बंद पात्र में संपन्न होती है। इसके बाद में है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है? उत्क्रमणीय का विपरीत हो जाएगा अनुत्क्रमणीय, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं, परंतु उत्पाद से पुनः क्रियाकारक नहीं बनता है, ऐसी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में संपन्न होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक से क्रियाफल या उत्पाद बनता है, परंतु उत्पाद से पुनः क्रियाकारक या अभिकारक प्राप्त नहीं होता है। ये अभिक्रियाएं एक ही दिशा में संपन्न होती है। यानी इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारक है वो क्रियाफल तो बना लेता है, लेकिन क्रियाफल से वापस क्रियाकारक नहीं बनता है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कोयले का दहन। दहन जो भी अभिक्रियाएं है वो सभी क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कोयले का C+O2 CO2, कार्बन या कोयला है जिसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोयले का दहन क्या है? कोयले का दहन एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसके बाद में है मेथेन का दहन। मेथेन CH4 इसको बोलते हैं मेथेन। मेथेन का दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। CH4+2O2, और मेथेन के दहन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगा, जल वाष्प के रूप में बनेगी।
तो ये बन जाएगा इसमें CO2 प्लस H2O। मीथेन का दहन करने पर CO2 व जलवाष्प बनती है। तीसरा उदाहरण है मैग्नीशियम का दहन। ये आपको पहले भी बता दिया है, संयोजन अभिक्रिया में भी बताया गया है। ये मैग्नीशियम का दहन 2Mg प्लस O2 ये बनाएगा 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण, मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका श्वेत चूर्ण। ये हो गई अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये इसमें जो भी दहन प्रकार की अभिक्रिया होती है, दहन पदार्थ का जलना, ये सदैव अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी इसमें पहले वाला पदार्थ है वो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में पहले वाला पदार्थ है वो उन्हीं परिस्थितियों में पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, जिसमें अलग अलग प्रकार है। 5 प्रकार के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को बांटा गया है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है जैसे ही अपलोड किया जाता है तो इनको आप पढ़ना, पहले तो पढ़ने के बाद में फिर इनके जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन नोट्स को आप अपने नोट्स की कॉपी में उतारना। और काफ़ी कम ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वीडियो आप ये देखना, इसका फ़ायदा उठाना आप, और ये अपना जो काम है नोट्स की कॉपी में ये कंप्लीट रखना। धन्यवाद।